नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट सुधीर जी की है। तो चलिए अब यह कहानी सुधीर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। मैं आपको अपने साथ घटी हुई एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहा हूं जो आज से लगभग 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी। वह घटना आज भी मेरे दिमाग में घूमती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 10 साल नहीं, बस अभी 10 मिनट ही बीते हैं। तो चलिए इस घटना को मैं शुरू से शुरुआत करता हूं। मेरी उम्र लगभग 25 साल की थी। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास का रहने वाला हूं और मैं एक कंपनी में काम करता था, शहर में। लेकिन मेरा जो गांव था ना, देहात क्षेत्र में था। शहर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर मेरा वह गांव था। मैं हर दिन तो अपने गांव जा नहीं सकता था, इसलिए मैं एक किराए के कमरे में शहर में रहता था। मेरे साथ और भी कुछ मेरे साथी थे। मैं महीना 2 महीना पर अपने गांव जाता था जब मेरी वीकली छुट्टी होती थी। मैं ऐसा ही टाइम देखता था जिसमें मेरे काम का नुकसान ना हो। मेरी वीकली छुट्टी रविवार की थी, तो मैं कोशिश करता था कि शनिवार की शाम को जब ऑफिस का काम खत्म हो जाता था तब मैं अपने गांव की तरफ चल देता था बस के द्वारा। और ऐसी ही वह शनिवार की शाम थी। मैंने अपने गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मेरे रूम का पार्टनर एक बाइक लिए थे पुरानी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, क्या आप मुझे अपनी बाइक गांव जाने के लिए दे देंगे? तब उसने मना नहीं किया। कहने लगा, इसमें इतनी शर्माने वाली क्या बात है, हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, आप ले जाओ। मैं बड़ा खुश हो गया। मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीद लूं, लेकिन अभी मेरे घर के हालात सही नहीं चल रहे थे। जो भी कमाता था घर पर खर्च हो जाता था और इसलिए मैं मोटरसाइकिल खरीद नहीं पा रहा था। रात का करीब 9 बज रहा था। मैं अपने रूम से तैयार होकर के निकला। मेरे पास में एक पिट्ठू बैग था जिसमें अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लिए हुए था। छोटे बच्चों के लिए मिठाई और चाचा के लिए रम की बोतल। उनको रम पीना बहुत पसंद था, तो उनके लिए मैं एक बोतल जरूर खरीद करके ले जाता था, तब वह खुश हो जाते थे। मेरे रूम पार्टनर ने उस मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी कि अगर रास्ते में रुक जाए तो क्या क्या करना है। और वैसे तो ये रुकेगी नहीं, क्योंकि मैंने इसकी सही ढंग से मरम्मत करवा दी है। मेरा अनुमान था कि मैं 11 बजे रात तक अपने गांव पहुंच जाऊंगा। मैं खुश था। चलो, आज मैं पहली बार मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहा हूं। एक रोमांच था मन में। जब मैं बस से अपने गांव जाता था ना, तो बस बहुत लंबा चक्कर कटवा करके मेरे गांव के पास पहुंचती थी। आधा घंटा से ज्यादा फालतू टाइम लग जाता था। एक रास्ता और था, वह शॉर्टकट था। जो बाइक चलाने वाले लोग हैं, कार से जाने वाले लोग हैं या अन्य छोटी वाहन वाले लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। मैं भी सोच लिया था कि मैं इसी रास्ते से अपने गांव जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरे साथ में ऐसी घटना घटने वाली है कि वह मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। 1 घंटा के सफर के बाद मौसम बिगड़ने लगता है कि बस कुछ ही देर में बारिश आ जाएगी। और मैं थोड़ा यह सोचकर परेशान हो गया कि अगर बारिश आ गई तो मैं अच्छी तरह से भीग जाऊंगा। मैं भीगना नहीं चाहता था, लेकिन अभी सिर्फ बादल उमड़ रहे थे, गरज रहे थे, लेकिन बरस नहीं रहे थे। और मैं तेजी से अपनी बाइक चलाने लगता हूं। अचानक तूफान आ जाता है। तेज तेज हवा चलने लगती है, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। यह एक जोरदार आंधी थी। एक पल तो ऐसा लगा था कि मैं बाइक से गिर जाऊंगा। हवा का बहाव बहुत तेज था। मुझे लगने लगा कि कहीं पर बाइक रोक देनी चाहिए, नहीं तो इतनी तेज हवा चल रही है, मेरे साथ कुछ घटना ना घट जाए। और मैं रोड के बगल के एक घर के पास अपनी बाइक रोक देता हूं। वह घर अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी, बस रोड के किनारे था। इसीलिए मैंने उस जगह पर आंधी से बचने के लिए शरण ले ली थी। आंधी बहुत तेज चल रही थी। अगर मैं उस घर के पास रुकता नहीं तो शायद मेरे साथ में कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। मैंने अच्छा किया यहां रुक करके। मैं अपने मन को समझाता हूं कि ठीक है, इस जगह पर मैं सुरक्षित हूं। जब आंधी रुक जाएगी तब मैं यहां से चल पड़ूंगा। मैं समय का अनुमान नहीं लगा पा रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे अनुमान से लगभग 1.5 घंटा से ऊपर आंधी चलती रही थी। फिर धीरे धीरे हवा की स्पीड कम होती है और फिर मैं चलने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन जिस घर के पास मैं रुका हुआ था, जो दरवाजा मुझे बंद दिखाई दे रहा था, अचानक वह दरवाजा खुलता है। एक अधेड़ व्यक्ति दरवाजे से बाहर निकलता है और मेरी तरफ देखता है। आप कौन हो भाई? कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जाने वाले हो? मैं उसकी तरफ देख करके बोलता हूं कि मैं शहर से आ रहा हूं और अपने गांव जा रहा हूं।
लेकिन आंधी आने की वजह से मैं आपके घर के पास रुक गया था। लेकिन अब आंधी की स्पीड कम हो चुकी है तो मैं अपने गांव जा रहा हूं। लेकिन अचानक दरवाजा खुलता है और वह अधेड़ व्यक्ति निकलता है ना, तो एक बार तो मैंने थोड़ा डर महसूस कर लिया था कि घर में तो अंधेरा था। मुझे लग रहा था कि यह घर खाली है, और जब वह दरवाजा खुलता है ना तो एक आवाज भी आती है और तभी मैं डर जाता हूं। लेकिन अब देख लिया कि कोई भूत प्रेत नहीं, एक साधारण इंसान है, अधेड़ उम्र का है। तो अपने बारे में मैं उसको बता देता हूं और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता हूं। लेकिन बाइक तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं काफी जोर लगा चुका था लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं पसीने में नहा चुका था लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तब वह अधेड़ व्यक्ति कहता है, क्या मैं तुम्हारी बाइक को स्टार्ट कर सकता हूं? मैंने बोला, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैं तो थक चुका हूं, अचानक बाइक को क्या हो गया? अच्छा खासा मैं चलकर यहां पर रुका था, आपको अगर नॉलेज है तो देख लीजिए। जब बाइक नहीं स्टार्ट हो रही थी ना तो मैं थोड़ा घबरा गया था कि अब मैं क्या करूंगा। अभी तो मैं आधा रास्ता ही तय कर पाया, अभी तो आधा रास्ता बाकी है। लेकिन वह अधेड़ व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी बाइक को स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैंने उससे बोल दिया कि हाँ आप बिल्कुल कर दीजिए अगर आपको आता है तो। वह मेरे बाइक का निरीक्षण करने लगता है, चाबी निकालता है, फिर डालता है, फिर नीचे कोई तार वार छेड़ता है। इतना तो मुझे मालूम नहीं था। फिर जब किक मारता है तो बाइक स्टार्ट हो जाती है। मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूं कि चलो अब मेरी बाइक स्टार्ट हो गई है, मैं अपने गांव अब आराम से पहुंच सकता हूं। मैं उस अधेड़ व्यक्ति को धन्यवाद बोलता हूं। तब वह बोलता है, अरे नहीं बेटा, धन्यवाद किस बात का, इंसान इंसान के ही काम आता है। लेकिन बेटा क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? मैंने बोला, हाँ चाचा बोलो क्या बोल रहे हो? तब वह कहने लगा कि बेटा जिस रास्ते से तुम जा रहे हो ना वह रास्ता दिन के टाइम तो ठीक है, लेकिन रात के टाइम वह रास्ता खतरनाक हो जाता है। कई लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर चुड़ैल घुमा करती हैं, वह लोगों को पकड़ लेती है जो अकेले होते हैं। तो तुम भी तो अकेले हो बेटा, तुम्हें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए रात के समय में। जब वह अधेड़ चाचा मुझे बताते हैं कि आगे इस रास्ते पर चुड़ैल भी नजर आती है तो मैं डर जाता हूं। मैं चुड़ैलों से बहुत डरता था लेकिन कभी देखा नहीं था कि आखिर चुड़ैल होती कैसी है। लेकिन ज़हन में एक ऐसा भयानक चित्र बना हुआ था और मैं घबरा गया कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है। तब मैं चाचा से कहता हूं कि चाचा फिर कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? तब चाचा कहते हैं कि हाँ बेटा एक दूसरा रास्ता तो है लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि तुम उसी रास्ते से निकल जाओ, थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगेगा लेकिन तुम सुरक्षित अपने गांव पहुंच जाओगे। चाचा का वह सुझाव मुझे अच्छा लगा। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि चाचा उस रास्ते के बारे में मुझे बता दो कि किधर है वह रास्ता। चाचा कहने लगे कि बेटा इसी रास्ते पर 1 किलोमीटर आगे जाओगे तब वहां देखोगे कि एक तालाब है, एक बरगद का पेड़ है। इस बरगद के पेड़ से रास्ता दाहिने साइड में तुम्हें नजर आएगा, उसी रास्ते को तुम पकड़ करके सीधा चलते जाना, तुम अपने गांव तक पहुंच जाओगे। चाचा की बात सुनकर के मैं थोड़ा खुश हुआ। तब मैं उनसे पूछता हूं कि चाचा जब मैं यहां पर आया था, आंधी तूफान जब चल रहा था तो मुझे लगा कि यह घर खाली है क्योंकि यहां रोशनी कोई दिखाई नहीं दे रही थी। तो क्या आप इस घर में अकेले रहते हैं? तब चाचा एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, कभी यह घर खुशहाल था, मेरा पूरा परिवार यहां रहता था, लेकिन अब कोई नहीं है मेरे अलावा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि आपका परिवार कहां है? तब वह कहते हैं कि छोड़ो बेटा, तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम निकल जाओ। मेरा क्या है, मुझे कहीं थोड़ी जाना है, मुझे तो इसी घर में रहना है, निकल जाओ बेटा। मैं उनके परिवार के बारे में जान नहीं पाया था लेकिन मैंने उनका चेहरा देखा था, उदास हो गए थे। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ उनके परिवार के साथ में अनहोनी हुई है, लेकिन वह बता नहीं रहे थे। मैं अपनी बाइक लेकर उसी रास्ते 2 पर चल पड़ा था। मैं देख रहा था कि वह तालाब कहां पर है, वह बरगद का पेड़ कहां पर है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझे अंदाजा तो हो गया था कि 1 किलोमीटर से मैं ज्यादा चल चुका हूं, तो अभी तक वह तालाब दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, वह बरगद का पेड़ नजर क्यों नहीं आ रहा है। मैं इस रास्ते से पहली बार गुजर रहा था रात के टाइम में। इससे पहले मैं एक रिश्तेदार के साथ इस रास्ते से गुजरा था, लेकिन वह दिन का टाइम था, उस बात को भी काफी समय हो चुका था। मैं हर तरफ देख रहा था, मौसम जो बिगड़ा हुआ था वह साफ होने लगा था। आसमान में जो बादल थे वह छंटने लगे थे और चांद मुझे दिखाई देने लगा। मुझे लगा कि अब बरसात नहीं होगी, ना आंधी तूफान आएगा, चलो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन जब तालाब नजर नहीं आता है, बरगद का पेड़ नजर नहीं आता है, तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। आगे तो मैं चलता ही रहता हूँ, लेकिन दूर दूर तक कोई भी बरगद का पेड़ नजर नहीं आ रहा था,
जो रास्ते पर हो और उसके पास में तालाब भी हो। मैं मन ही मन परेशान था। वह तालाब मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अब तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा ही सफर कर दिया हूं, तो तालाब मुझे क्यों नहीं दिखा? तभी मुझे एक रोशनी नजर आती है। लगता है कि उस जगह पर घर है। घर है तो परिवार भी होगा, लोग भी होंगे। चलो वहीं चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह तालाब कहां पर है, बरगद का पेड़ कहां पर है, जहां से वह रास्ता कटता था मेरे गांव की तरफ जाने के लिए। कुछ ही देर में मैं उस घर के पास पहुंच जाता हूं जो इसी रास्ते पर था। मैं वहां अपनी मोटरसाइकिल रोकता हूं और उस घर के दरवाजे की तरफ देखता हूं जो खुला हुआ था, लेकिन वहां पर कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं उस दरवाजे पर पहुंच जाता हूं, दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करता हूं। अंदर से रोशनी निकल रही थी जो बाहर तक नजर आ रही थी। दरवाजा भी खुला हुआ था, मतलब लोग अभी जगे हुए थे इस घर में, तभी तो दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन लोग हैं कहां पर? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? मैं आवाज लगाने लगता हूं, कोई है इस घर में? अगर इस घर में कोई जाग रहा हो तो कृपया करके एक बार दरवाजे तक आ जाए। मैं आवाज लगा करके दरवाजे के पास इंतजार करने लगा। तभी एक परछाई रोशनी के अंदर नजर आती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वह परछाई किसी औरत की थी जो मुझे साफ लग रही थी, लेकिन परछाई तो नजर आ रही थी, लेकिन वह औरत अभी तक नजर नहीं आई। आखिरकार परछाई दरवाजे पर रुक चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था यह परछाई किसकी है। परछाई नजर आ रही है तो औरत कहां पर है? ये क्या झमेला है भाई? सच कहूं तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया हूं, कहीं यह घर उस चुड़ैल का तो नहीं है जिसके बारे में चाचा बता रहे थे। एक बार तो दिल कांप गया था, बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी, पूरा शरीर कांप गया था। और तभी एक आवाज सुनाई दी, वह भी एक औरत की। तुम उधर कहां देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। जब मैं आवाज सुनता हूं ना, वह भी अपने पीछे से, मैं उछल जाता हूं डर से। मुंह से बाप रे बाप निकलता है। तब वह औरत खिलखिलाने लगती है। जब मैं पलट करके देखता हूं, जब वह हंस रही थी, खिलखिला रही थी, वह नौजवान थी, मेरी ही उम्र की लगभग थी। खुले हुए बाल थे, हंसता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जो उस चेहरे को खूबसूरत बना रही थीं। लेकिन वह परछाई किसकी थी जो मैंने उस दरवाजे से निकलते देखा था? और मैं मुड़ के देखता हूं तो परछाई गायब हो चुकी थी। अभी भी वह लड़की हंस रही थी, खिलखिला रही थी और कह रही थी कि मैंने कैसा डराया तुम्हें? डर गए थे ना, उछल गए थे ना, बाप रे बाप बोलने लगे थे ना। जैसे उस लड़की को बहुत मजा आ रहा हो मुझे डराने में। वाकई में मैं डर तो गया था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अब वह लड़की शांत हो गई थी और कहने लगी, क्या बात है नौजवान, क्यों आवाज दे रहे थे मुझे? तब मैं अपना डर भूल जाता हूं और अपनी समस्या उस लड़की को बताता हूं कि मैडम जी, मैं तालाब वाले रास्ते को ढूंढ रहा था जहां पर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ है, लेकिन वह जगह मुझे नहीं मिल रही है। तो क्या आप बता सकती हैं कि वह कहां पर है? जैसे ही मैं तालाब का नाम लेता हूं, बरगद का नाम लेता हूं, उस लड़की के चेहरे पर एक डर का साया देखता हूं। वह लड़की सेकंडों के लिए डर जाती है। मुझे उसका डरना देख करके अचरज होता है कि बात क्या है। मैं फिर कहता हूं, मैडम जी, क्या आपको मालूम है कि तालाब कहां पर है, बरगद का पेड़ कहां पर है? अब उसका चेहरा नॉर्मल हो चुका था, लेकिन मैंने वह डर उसके चेहरे पर देखा था। तब वह कहती है, क्यों जाना है उस जगह पर तुम्हें, वह भी रात के टाइम में? बात क्या है? तब मैं बताता हूं कि मुझे बताया गया था। मैं चाचा के बारे में बताता हूं कि उन्होंने कहा था कि इस रास्ते से आगे मत जाना, आगे चुड़ैलों का बसेरा है। उन्होंने कहा था कि तालाब के पास से बरगद का पेड़ है जहां पर, वहां से दाहिने एक रास्ता कटता है जो तुम्हें तुम्हारे गांव तक ले जाएगा। मैं उसी रास्ते पर जाना चाहता हूं क्योंकि इस रास्ते पर तो आगे चुड़ैल मिलेगी ना। और मैं पूछता हूं कि आपको नहीं मालूम तो अपने परिवार के किसी सदस्य को मेरे पास बुला दीजिए ना, शायद उनको वह जगह मालूम हो। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता रहता हूं। उसका चेहरा शांत हो चुका था। वह डर जो मैंने उसके चेहरे पर देखा था वह अब नजर नहीं आ रहा था। तब वह कहती है, वह जगह मुझे मालूम है, वह तालाब बरगद का पेड़ को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। क्या तुम मरना चाहते हो? उस जगह पर जाओगे, उस रास्ते से जाओगे तो तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि उस रास्ते पर भयानक प्रेत का इलाका है। मुझे तो लगता है कि जो चाचा तुम्हें उस घर पर मिले थे वह भी कोई भयानक प्रेत ही हैं। तभी तो तुम्हें उस रास्ते पर भेजना चाहते हैं जो रास्ता मौत के मुंह की तरफ जाता है। जब मैं उस लड़की से यह बात सुनता हूं तो डरना तो लाजमी था ही, लेकिन वह चाचा मुझे कोई प्रेत के पास क्यों भेजेंगे? वह तो मुझे सुरक्षित चुड़ैल के इलाके से बाहर निकालना चाहते थे। नहीं नहीं, वह चाचा कोई प्रेत नहीं थे। उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया था।
प्रेत भला ऐसा कैसे कर सकता है? और तब मैं उस लड़की से कहता हूं कि नहीं नहीं, वह चाचा प्रेत हो ही नहीं सकते। वह तो एक इंसान थे। उन्होंने मेरी मदद की थी जब मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वह भला भूत प्रेत कैसे हो सकते हैं? तब मैं कहता हूं कि मैडम जी, आपके परिवार में कोई है तो उसको बुला दीजिए। शायद आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं है। मुझे लेट भी हो रहा है, मुझे अपने घर पहुंचना भी है, तो प्लीज मेरा यह काम कर दीजिए ना। तब वह लड़की कहने लगी, इस टाइम मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूं। वह लोग बाजार गए हुए हैं, मैं इस घर पर अकेली ही हूं, शायद आते ही होंगे, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मैं सोचने लगा कि इतनी रात हो चुकी है, कौन सा बाजार इस सुनसान एरिया में है। मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। कभी कभी चांद की रोशनी जब बादल हटता था तब चमकने लगती थी। आधी रात के आसपास होने वाला था या हो चुका था, मुझे अंदाजा नहीं था। तो आखिर यह परिवार कहां गया हुआ है? आसपास में कौन सा बाजार, कौन सा हाट लगता है? मैं समझ गया ये लड़की मुझे टरका रही है। शायद इसको पता भी नहीं है, घर पर अकेली है ना, इसलिए मेरे साथ टाइम पास कर रही है ताकि इसको डर नहीं लगे। तब मैं कहता हूं कि मुझे अब जाना होगा, पता नहीं आपका परिवार कब आएगा, कब तक यहां पर मैं इंतजार करूंगा। मैं उस तालाब को आगे कहीं तलाश लेता हूं। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। तालाब वाले रास्ते में भूत प्रेत मुझे पकड़ लेंगे, यही बात है ना? वह कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूं, जो मुझे पता है वही तुम्हें बता रही हूं। तुम उस तालाब के पास में बिल्कुल मत जाना। उस बरगद के पेड़ से जो रास्ता कटता है वहीं से प्रेतों का इलाका शुरू हो जाता है। और मैं सच कह रही हूं, वह चाचा कोई प्रेत हैं जो तुम्हें उस रास्ते पर भेजना चाहते हैं। मुझे लगा कि अब यहां रुकना बेकार है, मुझे आगे निकलना चाहिए। ये लड़की मेरा टाइम खराब कर रही है, देर हो रही है, और मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर देता हूं। तब वह लड़की जोर जोर से मुझे आवाज देती है, रुक जाओ, अभी आगे मत जाना, थोड़ी ही दूरी पर वह तालाब है, तुम खतरे में पड़ जाओगे, तुम यहीं पर रुक जाओ, आगे खतरा है। लेकिन वह लड़की झूठी लगती है, इतनी देर से मेरा टाइम खराब कर दिया था। मैं उसको नजरअंदाज करता हूं, फिर उसी रास्ते पर आगे की तरफ चल पड़ता हूं। अब तो वह लड़की बता ही दी थी कि थोड़ा दूर आगे जाने पर वह तालाब नजर आ जाएगा। यही तो मैं पूछना चाहता था, तब से मेरा टाइम खराब कर रही थी, लेकिन मैं डर चुका था लड़की की बात सुनकर के। वह मुझे रोक रही थी कि आगे खतरा है, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहता हूं और वाकई कुछ देर चलने के बाद मुझे वह तालाब नजर आ जाता है और उसके दाहिनी साइड में बरगद का विशाल पेड़ दिखाई भी देता है। जब मैं दोनों चीज देख लेता हूं तो मुझे थोड़ा राहत मिलती है। मैं चुड़ैल के इलाके से तो बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, जैसे चाचा ने कहा था, और मैं तालाब वाले रास्ते से बरगद के पेड़ के पास आ जाता हूं। वाकई में एक साफ सुथरा रास्ता मुझे दिखाई दे रहा था। आसमान में अब चांद भी नजर आ रहा था और उसकी रोशनी हर तरफ चमकती हुई नजर आ रही थी। मैं उस रास्ते को दूर तक देखता हूं। उस रास्ते पर मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आते। मतलब वह लड़की मेरे साथ में कोई खेल खेल रही थी, मेरे साथ मजाक कर रही थी, मुझे ऐसा ही लगा था। और मैं उसी रास्ते पर अपनी बाइक आगे बढ़ा देता हूं, लेकिन दाएं बाएं देखते हुए, क्योंकि दाएं बाएं घनी झाड़ियां थीं और कुछ दूर तक मैं निकल भी जाता हूं, लेकिन कोई भी प्रेत भूत मुझे नजर नहीं आता है। और मैं उस लड़की की बात पर मन ही मन हंसने लगता हूं कि वह जरूर मजाकिया लड़की है, अब मेरे साथ मजाक ही कर रही थी। उसका इरादा मेरे साथ ऐसा ही था। घर में अकेली थी ना, इसलिए मुझे रोकना चाहती थी कि जब तक उसका परिवार लौट कर ना आ जाए तब तक मैं उसी के साथ रहूं, बात करूं ताकि वह डरे ना। मुझे तो ऐसा ही लगा था। मुझे लगा कि बस सही रास्ता मिल चुका है, डर वाली तो बात ही नहीं है। बस अब बाइक दौड़ाते चले जाओ और आखिरकार मेरे गांव का रास्ता मिल ही जाएगा। और ऐसा ही करता हूं। मुझे लगता है कि अब टाइम नहीं लगेगा घर पहुंचने में। और तभी जब मैं आगे देखता हूं तो हैरान रह जाता हूं। देखता हूं कि यह रास्ता आगे तो बंद पड़ा है, आगे झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही हैं, जैसे रास्ता यहां पर खत्म हो गया है। ये क्या चक्कर है भाई? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह रास्ता कैसे बंद हो सकता है? मैं बाइक रोक करके उतर जाता हूं ताकि जो मैं देख रहा हूं, मेरी आंखों को यकीन हो जाए कि जो मैं देख रहा हूं वही सच है। मैं डेड एंड पर आ चुका था। वह रास्ता वाकई बंद था, उसके आगे रास्ता था ही नहीं, घनी झाड़ियां नजर आ रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखों का धोखा है क्या? लेकिन वह धोखा नहीं था, वाकई में आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरी बाइक की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी और आगे झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई दे रही थी। जो मैं देख रहा था वह बिल्कुल सच था। मेरी आंखों का कोई भरम नहीं था। रास्ता बिल्कुल बंद था, मतलब वह रास्ता वहीं पर आकर के खत्म हो जाता था। ऐसा तो होता नहीं है।
एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर नजर आता है, लेकिन यहां कोई दूसरा रास्ता नजर आ ही नहीं रहा था। तो क्या मतलब था इसका? मुझे लगने लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। चाचा ने मुझे गलत बता दिया है, उनको शायद मालूम नहीं होगा। और मैं लौटने के लिए सोचता हूं, फिर एक नजर पीछे देखता हूं तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जो मैं देखता हूं ना, वाकई वह सच है जो मैं देख रहा था। जंगली भैंसें, एक नहीं कम से कम 10 तो जरूर होंगी, जो दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी। उनके बड़े बड़े सींग एक मजबूत हथियार की तरह लग रहे थे। सबसे डरावनी उनकी आंखें थीं, जो लाल नजर आ रही थीं, और उनके पैरों से उड़ती हुई धूल मिट्टी एक अलग ही डर पैदा कर रही थी। वह सब देख करके मैं इतना खौफ में भर गया था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे अब क्या करना चाहिए? वह हर पल भैंसें मेरे नजदीक आ रही थीं। कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, मेरे बाइक के साथ में। मैं चुपचाप खड़ा उनको आते हुए देख रहा था। जैसे लग रहा था कि मुझे सांप सूंघ गया है। मेरा शरीर जैसे पत्थर का बन गया हो, मेरे सोचने की शक्ति चली गई हो, जैसे किसी ने मेरे ऊपर में काला जादू कर दिया हो। मेरी आंखों से सब कुछ नजर आ रहा था, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि इस वक्त में मुझे अपनी जान को बचाना चाहिए। मुझे वहां से हट जाना चाहिए, झाड़ियों में चला जाना चाहिए, ताकि वह भैंसें मेरा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। कोई शक्ति मेरे साथ में खेल खेल रही थी। शायद उसका मकसद मुझे मारना था, परेशान करना था, या फिर कुछ और जो मुझे मालूम नहीं था। मुझे उस टाइम डर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ने वाला हूं, इतना हल्का। वह भैंसें बिल्कुल अब पास आ चुकी थीं, मेरे साथ कभी भी टकरा सकती थीं और मैं मौत के मुंह में समा सकता था। तभी 2 हाथों ने मुझे हवा में उठा लिया। ऐसा लगा कि मैं बहुत हल्का हो चुका हूं, लेकिन किसने मुझे हवा में उठाया था, मैं उसे देख नहीं पाया था। और अगले पल मैं झाड़ियों के अंदर था और वह भैंसें गर्दा उड़ाती हुई मेरे सामने से गुजर चुकी थीं। और तभी एक आवाज सुनाई पड़ी जो मेरी जानी पहचानी लग रही थी। वह आवाज थी चाचा की। मैं उनको देखता हूं, पहचानने की कोशिश करता हूं। मुझे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, जैसे उनका चेहरा बहुत दूर हो, जैसे मेरी आंखों में कोई तकलीफ हो चुकी हो। मैं साफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी आवाज मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। जो वह कह रहे थे, बेटा तूने गलती कर दी है, तुम्हें उस लड़की के घर पर जाना नहीं चाहिए था। वह लड़की वास्तव में एक चुड़ैल है, वह तुमको मारना चाहती है, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें इस जगह से दूर लेकर जाऊंगा। वह तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। लेकिन ये चाचा तो बहुत पीछे छूट गए थे, उनका घर तो बहुत पीछे था। ये यहां तक कैसे पहुंच गए? ये क्या रहस्य है भाई? अगले पल मैं अपने होशो हवास में आता हूं ना, तो मुझे धुंधला दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी मैं देख रहा हूं वह साफ नजर आ रहा है। मैं देखता हूं कि थोड़ी ही दूरी पर चाचा खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों की रंगत बदल चुकी है। उनकी आंखों की रंगत अब लाल नजर आ रही है। मैं उनको देख करके हैरान हो जाता हूं। कहता हूं कि चाचा आप यहां कैसे, और आपकी आंखों को क्या हुआ? इसका रंग तो लाल हुआ पड़ा है। तब चाचा कहने लगते हैं, बेटा मैं समझ गया था कि तू उस लड़की के जाल में फंस जाएगा, फिर उसकी जाल से कभी निकल नहीं पाएगा। वह ऐसी ही है शुरू से ही। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उसके हर कार्यों को अच्छी तरह से पहचानता हूं कि कब क्या कौन सा खेल खेलने वाली है। वह देखने में सुंदर इंसान की तरह जरूर लगती है, लेकिन वह एक चुड़ैल है, प्रेतनी है। उसको कुछ दिनों के बाद तेज भूख लगती है, फिर वह इंसान का खून पीना पसंद करती है। आज फिर उसको भूख लगी है और वह तुम्हारा खून पीना चाहती है, हर हालत में। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं हमेशा उसको रोकने आया हूं और आज फिर मैं उसको रोकूंगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चाचा इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए और उस लड़की के बारे में इतनी बातें सब कैसे जानते हैं। कौन लगती है उनकी वह लड़की? मुझे तो यह सब एक भयानक सपना की तरह लग रहा था। मुझे लगता था कि मैं अपने घर पर बिस्तर पर सोया हूं, एक भयानक सपना देख रहा हूं। मेरी आंख खुलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन यह कोई भयानक सपना नहीं, मेरे सामने सब कुछ चल रहा था लाइव। तो वह लड़की वास्तव में वह चुड़ैल थी। तो मुझे वहां क्यों नहीं पकड़ लिया? मुझे इतना क्यों टाइम दिया? अगर वह मुझे मारना चाहती तो अपने घर के पास ही मार सकती थी। इतनी दूर क्यों भला? मैं चाचा की तरफ देख रहा था। चाचा उस रोड की तरफ देख रहे थे जिस रोड से मैं आया था। वह भैंसें तो अब नजर नहीं आ रही थीं, जैसे हवा में गायब हो चुकी हों या फिर झाड़ियों के अंदर चली गई हों। वह रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, जैसे मैंने पहले देखा था। चाचा मुझे झाड़ियों से बाहर निकालते हैं और फिर हम उस रास्ते पर आ जाते हैं।
उसके बाद जो मैं देखता हूं विश्वास नहीं होता। मेरी बाइक बिल्कुल सुरक्षित खड़ी हुई थी, उसको खरोंच तक नहीं आई थी। उसके ऊपर से तो दौड़ती हुई भैंसें निकल चुकी थी। उसका तो कचूमर बन जाना चाहिए था, लेकिन वह सही हालत में थी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? जिस मोटरसाइकिल के ऊपर से मोटी मोटी शक्तिशाली भैंसें गुजर जाएं और मेरी बाइक सही सलामत नजर आए, ये तो कमाल ही था। मैं उस रात बहुत ही उलझन में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। क्या वह लड़की वास्तव में कोई चुड़ैल है, कोई प्रेतनी है? तो चाचा क्या है? ये कौन सी शक्ति है? ये मुझे कैसे बचा लिए? मैं उलझन से भरा हुआ था, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन एक सच बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अगर थोड़ी ही सी देर होती तो शायद मैं बच नहीं पाता। लेकिन एक और सच थी जो मेरे बाइक के साथ में हुआ था। इतनी सारी भैंसें गुजर जाने के बाद मेरी बाइक बिल्कुल सही सलामत थी। मैं खौफ में था, डर लग रहा था। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े हादसे से कैसे बच गया। लेकिन यह भी एक सच था, और चाचा मेरे साथ में खड़े थे और बता रहे थे कि बेटा, तुझे उस लड़की के घर पर नहीं जाना चाहिए था, उससे बातचीत नहीं करना चाहिए था। अगर तू ऐसा नहीं करता तो इस रास्ते से आराम से निकल सकता था। यह रास्ता तुझे बंद नहीं मिलता, यह खुला रहता। लेकिन अब उसकी शक्ति इस जगह पर काम कर रही है। वह जो चाहेगी वैसा कर पाएगी। अब इस जगह पर रहना ठीक नहीं है। वह कोई दूसरी प्लान कर रही होगी तेरे साथ खेल खेलने के लिए। चल तू मेरे साथ में, अब मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसको खेल में कामयाब नहीं होने दूंगा, जो वह गंदा खेल तेरे साथ में खेलना चाहती है। चाचा मेरे हाथ पकड़े और जंगल के अंदर ही जाने लगे। मैं अपनी बाइक को देख रहा था। तब चाचा कहने लगे, बाइक तेरी सही सलामत रहेगी, उसकी चिंता मत कर। बाइक को वह कुछ नहीं कर पाएगी। वह तेरे साथ में खेल खेलना चाहती है, तेरे बाइक के साथ में नहीं। अगर तुझे जिंदा रहना है सही सलामत, तो जो मैं कहता हूं वही कर। चल मेरे साथ में, अब तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वापस भी नहीं जा सकता। मैं बहुत डर चुका था। मैं समझ चुका था कि अब मैं सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा। चाचा मेरे हाथ पकड़े जंगल के अंदर चलते जा रहे थे। मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चाचा की नजरें जैसे अंधेरे में सब कुछ साफ साफ देख रही हूं। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा था। मैं इतना डरा हुआ था, इतना खौफ में था। लेकिन चाचा चलते जा रहे थे, मेरा हाथ पकड़े हुए और बड़बड़ाते जा रहे थे। मैं भी देखता हूं तू इस लड़के को कुछ नहीं कर पाएगी, इसका तू कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरे मंसूबे को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, तेरी इच्छा को मैं पूरी नहीं होने दूंगा। तू इस लड़के को छू भी नहीं पाएगी। चाचा इसी तरह से बड़बड़ाते हुए जैसे किसी से बात करते जा रहे थे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि चाचा की आवाज सुनकर के ही मुझे डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वह लड़की चाचा के आसपास ही है और चाचा उसी से बात कर रहे हैं। अंधेरा बहुत घना था और चाचा को कोई परवाह नहीं थी, जैसे जंगल में आते जाते हैं और उनको इस जंगल के बारे में सब कुछ पता है। मैं उनसे कई सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इतना मैं डरा हुआ था, या फिर क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम। जब भी बोलने को मुंह खुलता तो आवाज ही नहीं निकलती थी। घना अंधेरा वाला जंगल था और चाचा उस जंगल में जैसे आराम से चल रहे थे, जबकि मेरे कदम लड़खड़ा जाते थे। तब वह मुझे संभालते कहते हैं, बस थोड़ी देर और चलना है ताकि हम उसके एरिया से बाहर निकल सकें। फिर वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वह बहुत शक्तिशाली है। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके हम उसके एरिया से निकल सकें। और इस तरह हम उस जंगल से निकलने की जल्दी में थे और डरे हुए। मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह सुंदर सी लड़की प्रेतनी कैसे हो सकती है और वह चाचा इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। लेकिन जो मैं देख रहा था वह कोई दुस्वप्न नहीं था, एक हकीकत था जो मेरे सामने में गुजर रहा था। मैं उसका हिस्सा बना हुआ था। तब मैं अपने आप को कोसने लगा था कि मैं इस रास्ते पर क्यों आया। अच्छा भला मैं हाईवे से निकल जाता, तब मुझे यह सब भुगतना तो नहीं पड़ता। लेकिन अब पछताने से क्या होता है, अब तो बात बिगड़ चुकी थी। और तभी सामने जंगल में कुछ प्रकाश सा दिखाई देता है और चाचा इस प्रकाश की दिशा में चल रहे थे। मुझे बार बार कह रहे थे कि संभल करके मेरे पीछे पीछे आना। जैसे मैं चल रहा हूं उसी तरह से चलना, नहीं तो जंगल में बहुत सारे जहरीले सांप बिच्छू हैं। और मैं भयभीत हो गया। वह जैसे किसी से बात कर रहे हों, ऐसा ही मुझे लग रहा था। आखिरकार अकेला इंसान कितना बात कर सकता है, जैसे कभी ना कभी तो उसका मुंह बंद होगा। लेकिन वह शांत नहीं हो रहे थे, बड़बड़ाते हुए बोलते हुए चलते जा रहे थे और मैं बिल्कुल खामोश। कई बातें तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और वह प्रकाश जो जंगल से आ रहा था, हम उसके नजदीक पहुंच गए थे। और जो मैं देखता हूं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह एक बड़ा सा घर था,
सफेद रंग का। एक बड़ा सा लोहे का गेट जैसा दिख रहा है, वह भी सफेद रंग का। प्रकाश जो मुझे नजर आ रहा था वह भी सफेद था। और अगले पल चाचा और मैं उस गेट पर खड़े थे। मैं चाचा से कई सवाल जो मेरे मन में चल रहे थे पूछना चाहता था, लेकिन मेरा जुबान साथ नहीं दे रहा था। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता तो जुबान खामोश रह जाती। मैं चाह करके भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा क्यों हुआ था ये तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं अब समझ चुका था कि मैं एक ऐसी दुनिया के अंदर आ चुका हूं जहां पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। और ऐसा ही मुझे लग रहा था। एक अलग सी दुनिया मुझे दिखाई दे रही थी। भला जंगल के अंदर में इतना बड़ा महल जैसा घर कौन बनवाता है। और तभी चाचा गेट पर दस्तक देने लगे। कुछ खास अंदाज में रुक रुक करके दस्तक दे रहे थे और अचानक गेट खुल जाता है और हम दोनों गेट की दूसरी तरफ घर के अंदर में पहुंच जाते हैं और वह गेट बंद हो जाता है। तब मैं देखता हूं कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वह एक बगीचा है जिसमें अनेकों फूल खिले हुए हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। उन फूलों का सुगंध मुझे मदहोश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं मदहोशी में इधर उधर बहक न जाऊं। जैसे कोई इंसान नशा कर लेता है और उसके कदम डगमगाने लगते हैं, ऐसा ही मेरे साथ में हो रहा था। और उन फूलों का चाचा के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वह आराम से मेरा हाथ पकड़े हुए आगे की तरफ चल रहे थे, जहां पर बड़े बड़े घर जैसे दिखाई दे रहे थे अलग अलग जगह पर। जैसे लग रहा था कि हम राजमहल के अंदर आ चुके हों, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। लेकिन अभी तक एक भी इंसान को मैं उस जगह पर देखा नहीं था। आखिर यह किसका राजमहल था? कौन रहता है यहाँ पर? चाचा मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? मन में सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन मैं शांत रहा। मैं जानता था कि मैं चाचा से कुछ पूछ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा था। चाचा हमें एक घर के अंदर लेकर के आ जाते हैं जहां पर सफेद पर्दे से लेकर के दीवार तक जो वहां पर बैठने का साधन था, हर एक चीज सफेद नजर आ रही थी। और मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं कि तुम यहां पर बैठो और मैं कुछ ही देर में आ रहा हूं। और उसके बाद एक सफेद पर्दा को हटाते हैं तो मैं देखता हूं कि वहां पर एक दरवाजा है और इस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। फिर पर्दा अपनी जगह पर आ जाता है और मैं अपने आसपास में सब देखने लगता हूं। मैं हूं कहां पर? मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था वहां पर मेरे अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था। ना तो कोई नौकर, ना कोई नौकरानी। चाचा उस दरवाजे के पीछे गए, तब से वह बाहर नहीं आए थे। मुझे लग रहा था कि वह जल्दी से आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफी टाइम गुजर चुका था और मुझे नींद आने लगी। शायद वह फूलों का असर था। उस फूलों में ऐसा कुछ था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई नशा कर लिया हूं। मुझे नींद आ रही है और मैं जहां बैठा था वहीं पर सो जाता हूं। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पाता हूं जहां पर कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दर्द में हो, कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अंधेरा वह जगह थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो उजाले में बैठा हुआ था जहां पर हर एक चीज सफेद रंग की थी और चाचा मुझे इस जगह पर लेकर आए थे। तो आखिर मैं अंधेरे में कैसे आ गया? कराहने की आवाज किसकी है? कौन है? मैं पूछता हूं, कौन है मेरे बगल में? मैं कहां पर हूं? तब मुझे कोई स्पर्श करता है, छूता है। मैं भयभीत हो जाता हूं और तब एक आवाज सुनाई देती है, अब तुम भी इस जगह से निकल नहीं पाओगे। जैसा मैं फंसा हुआ हूं वैसे तुम भी इस जगह पर कैद हो चुके हो। जैसे मेरे साथ में हो रहा है अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुम यहां से अब बाहर की दुनिया में जा नहीं सकते। तुम यहां पर कैसे आए और तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? कौन से गांव के रहने वाले हो? वह आवाज दर्द में थी और मेरे से मेरा नाम, मैं कैसे आया, वह सब जैसे पूछ रहा था। आवाज से कोई नौजवान लड़का लग रहा था। इतना अंधेरा था उस जगह पर, मैं उसको देख नहीं सकता था, लेकिन आवाज से नौजवान लग रहा था। तब मैं कहता हूं, यह कौन सी जगह है? तुम कौन हो और तुम्हारे साथ यहां पर क्या हो रहा है? तब वह नौजवान बताने लगता है कि मैं शहर से गांव जा रहा था। उस मनहूस रात को मैं साइकिल पर था। अचानक बरसात होने लगी और उस रास्ते में मुझे एक मकान दिखा। बारिश से बचने के लिए मैं उस मकान के दरवाजे पर आ जाता हूं। रात का समय था, समय का अंदाजा नहीं था, लेकिन इतना लग रहा था कि आधी रात के आसपास की बात है। मैं उस मकान में बारिश से बचने के लिए आवाज लगाता हूं कि कोई है इस मकान में। बारिश जोरों से चल रही थी और मैं भीगने से बचने के लिए दरवाजे पर आवाज लगा रहा था। मुझे लगा कि मकान में कोई ना कोई तो होगा और कुछ ही देर में दरवाजा खुलता है। एक अधेड़ व्यक्ति मुझे दिखाई देता है और वह कहता है, अंदर आ जाओ नहीं तो बाहर भीग जाओगे। और मैं अंदर आ जाता हूं। वह दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि तुम भीग गए हो
मुझे तौलिया देता है, कहता है अपने बदन को साफ कर लो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म चाय का इंतजाम कर लेता हूँ। और मैं समझ जाता हूँ कि यह अधेड़ व्यक्ति सही इंसान है जो इस रात को मेरी मदद कर रहा है। मुझे अच्छा लग रहा था उसका बात व्यवहार, वह एक शरीफ इंसान की तरह लग रहा था। और मुझे चाय पीने के लिए देता है, कहता है ये जड़ी बूटी वाला चाय है, इसको पी लो, देखो तुम्हारे शरीर में ताजगी आ जाएगी, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम्हें सर्दी जुकाम नहीं लगेगा। और मैं उस चाय को पी लेता हूँ। उसका स्वाद अलग था, चाय की तरह नहीं लग रहा था, लेकिन उसने पहले ही बताया था कि यह जड़ी बूटी का चाय है। वह चाय दे करके चला जाता है। अब मैं चाय पी करके सुस्ताने लगता हूँ। बाहर बारिश का शोर साफ साफ सुनाई दे रहा था, मतलब बारिश और तेज हो चुकी थी। अगर मैं इस घर में शरण नहीं लेता तो शायद मैं बुरी तरह से भीग जाता, तबीयत खराब हो जाती। चलो अच्छा हुआ कि यह घर मुझे दिखाई दे गया, नहीं तो इस रास्ते पर दूर दूर तक कोई घर था ही नहीं। और उसके बाद मैं सो जाता हूँ, और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं इसी अंधेरी कोठरी में अपने आप को पाता हूँ। और उसके बाद जो मेरे साथ होता है, शायद वही सब चीज अब तुम्हारे साथ भी होगा। जो मैंने कष्ट झेला है, शायद वही कष्ट अब तुम्हें झेलना पड़ेगा। मैं तो इतना कष्ट झेल चुका हूं कि मुझ में तो अब खड़ा होने की ताकत भी नहीं बची है। कब मेरे प्राण निकल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब मैं उस नौजवान की बात सुनता हूं जो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, इतना गहरा अंधेरा है उस जगह पर, मैं बहुत डर जाता हूं। उससे पूछता हूं कि आखिर तुम्हारे साथ होता क्या था? तब वह नौजवान बताता है, मैं अब क्या बताऊं, अब तो तुम खुद ही उस चीज को देखोगे, महसूस करोगे। और तभी जैसे कोई दरवाजा खुलता हो, एक तेज प्रकाश मेरी आंखों में दिखाई देती है। इतनी तेज प्रकाश होती है कि मुझे देखी भी नहीं जाती। उस प्रकाश में इतनी गर्मी होती है जैसे सूरज मेरे सामने खड़ा हो। मैं पसीने से नहा लेता हूं। तब वह नौजवान लड़का मेरे कानों में बोल रहा है, अब तुम्हारी नंबर है, अब तुम्हारी नंबर है, वह आ चुकी है, वह आ चुकी है। आखिर वह खामोश हो जाता है। उस रोशनी में उस लड़के की तरफ मैं मुड़ करके देखता हूं तो मुझे एक हड्डियों का ढांचा जैसा दिखाई देता है। बस उसकी आंखें ठीक ठाक दिख रही थीं और बाकी शरीर जैसे मांस गायब हो चुका हो। सिर्फ हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, चेहरा पिचका हुआ। और फिर एक आवाज सुनाई देती है, एक आवाज जो किसी लड़की की थी। वह जैसे मुझे संबोधन कर रही थी, उठो और मेरे साथ में चलो। जैसे आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे इस आवाज को मैं सुन चुका हूं। लेकिन सामने तेज रोशनी थी, मेरी आंखें चौंधिया रही थीं। उस लड़की का चेहरा मोहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था, बस उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। वह मुझसे कह रही थी, चलो उठो, अभी सुबह हो चुकी है, तुम्हें अब तैयारी भी तो करनी है, आओ। उसकी आवाज में जैसे मिठास भरी हुई है, उसकी आवाज में जैसे कोई जादू है, जैसे मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूं, जैसे मैं उसको जानता हूं, पहचानता हूं, जैसे कोई अपना हो, वैसा ही मुझे फीलिंग होती है। और मैं उठ करके खड़ा हो जाता हूं, वह आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे। वह दरवाजे से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे पीछे मैं भी। लेकिन मेरी आंखें अभी भी उस तेज रोशनी को सहन नहीं कर पा रही थीं जो बाहर में नजर आ रही थी। आखिर इतनी तेज रोशनी किस चीज की थी? मैं अपनी आंखें खोलने का कोशिश करता था, लेकिन खोल नहीं पाता था। तब वह मिठास भरी आवाज मुझे फिर सुनाई देती है, ऐसा होता है जब तुम अंधेरे से बाहर निकलोगे ना, तो ऐसा ही महसूस होता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ है? वह आवाज जैसे मैं जानता हूं, पहचानता हूं, लेकिन किसका है वह मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि इस आवाज से मैं मिल चुका हूं, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन अभी दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे उससे कोई डर भय नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि यह मेरी कोई अपना है, कोई पराया नहीं है, ये मेरा कोई बुरा नहीं करेगी, जरूर ये मेरी सहायता करेगी। ये कहना क्या चाहती थी मैं समझ नहीं पाता। तब मैं बोलता हूं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, और आपकी आवाज तो मुझे जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मैं सही से पहचान नहीं पा रहा हूं। तो कौन हो आप और मैं कहां हूं? तब वह लड़की मेरी तरफ मुड़ती है, कहती है कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और बंद करो, देखना कुछ देर में तुम देखना शुरू कर दोगे। और मैं वैसे ही करना शुरू कर देता हूं, और फिर मुझे सब कुछ धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। अरे ये तो वही लड़की है जिसको चाचा जी चुड़ैल बता रहे थे, प्रेतनी बता रहे थे। तो मैं क्या इसी के साथ में हूं? तो क्या मैं इसकी कैद में हूं? चाचा जी कहां हैं? चाचा जी कहां हैं? मैं उस लड़की से पूछता हूं। और तब वह लड़की खिलखिलाते हुए, हंसते हुए कहती है, कौन सा चाचा जी? किस चाचा जी की बात कर रहे हो? वह तो एक प्रेत हैं।
क्या तुम उसकी बात कर रहे हो जो तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहे थे जहां से तुम कभी भी बाहर की दुनिया में नहीं आ सकते थे? वह एक भयानक प्रेत आत्मा है जो नौजवान लड़कों को बहला फुसलाकर करके घने जंगल में लेकर के जाते थे और उनका खून पीते थे। तुम उस चाचा की बात कर रहे हो ना? लड़की हंसते हुए खिलखिलाते हुए कहने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जिस लड़की के बारे में चाचा जी ने सब कुछ बताया था और वही लड़की अब मेरे सामने थी और वह कह रही थी कि वह चाचा जी एक भयानक प्रेत आत्मा थे। उनको भूख लगती थी तो खून की जरूरत पड़ती थी और फिर वह नौजवान लड़के को ढूंढते थे जिसके खून से अपनी प्यास बुझा सके। मैं बहुत हैरान था, परेशान था। यह रहस्य क्या था? चाचा इस लड़की को प्रेतनी बता रहे थे और यह लड़की चाचा को प्रेत बता रही थी। तो सच कौन बोल रहा था, झूठ कौन बोल रहा था? आखिर यह सब मेरे साथ में क्या हो रहा था? मैं तो रात के सफर में था। हाँ, यहां उजाला, वह भी तेज रोशनी वाला। यह किस चीज की रोशनी थी? क्या दिन हो चुका है? लेकिन यह सूरज की रोशनी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें वह गर्मी नहीं थी जो सूरज की रोशनी में होती है। यह तेज रोशनी तो थी, लेकिन ठंडक वाली। लेकिन जिस लड़के को उस अंधेरे कमरे में मैंने पाया था, वह मुझे कुछ बताया था कि वह खेल जो उसके साथ में होता था अब तुम्हारे साथ होगा। वह तुम्हारे साथ खेल खेलेगी। मैं बहुत डरा हुआ था। आखिर मैं कौन सी जगह में हूं? किस जगह पर हूं? समय क्या हुआ है? अभी रात है या दिन है? मुझे ठीक से पता नहीं लग पा रहा था। वह तेज रोशनी मुझे परेशान कर रही थी। समय का अनुमान मैं लगा नहीं पा रहा था। उसके बाद वह लड़की मुझे एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में ले जाती है और कहती है कि जब तक समय अनुकूल ना हो जाए तुम्हें इसी जगह पर रहना होगा, नहीं तो तुम जिसको चाचा कहते हो वह एक भयानक प्रेत आत्मा है। वह तुम्हें उठा ले जाएगा और तुम फिर बच नहीं पाओगे और मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूं कि तुम सुरक्षित इस जगह पर रहो और जब सुरक्षित टाइम आ जाए और तब मैं इस जगह से तुम्हें निकाल दूंगी। लेकिन अभी तो तुम्हें इसी जगह पर रहना होगा, मेरी बात को मानना होगा, और नहीं तो तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, नहीं समझोगे तो तुम्हारे साथ वह प्रेत जो तुम्हारी चक्कर में लगा हुआ है इस बाउंड्री से बाहर निकलते ही तुम्हें धर दबोचेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं एक ऐसे दुविधा में फंसा हुआ था। मैं किसे भूत प्रेत समझूं? चाचा भूत थे या यह लड़की थी? दोनों एक दूसरे को भूत प्रेत बता रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दोनों में से कौन है भूत, क्या चाचा या फिर यह लड़की। लेकिन लड़की का कहना था कि वह चाचा जिसे तुम कहते हो वही एक भयानक छलावा है। वह ऐसा ऐसा खेल रचता रहता है जिसे इंसान पहचान नहीं सकते। लेकिन मैं एक ऐसी जगह पर था, वह भी जंगल के अंदर में, और भी उस लड़की के साथ में जो मैंने उसको देखा था एक साधारण घर में, और अब वह घर नई जगह पर है और एक महल जैसा दिख रहा है। मैं उलझ गया था। मेरा दिमाग सही ढंग से सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, किसकी बात को मानूं और किसकी बात को नहीं मानूं। जिस घर में था मैं, वह घर बड़ा ही अजीब था। एक अजीब सी शांति थी वहां पर। कोई हलचल मुझे सुनाई नहीं दे रहा। उस अंधेरे घर का रहस्य मुझे पता नहीं चल रहा था कि आखिर उस घर में जो मैं उस लड़के से मिला था, आखिर उसके साथ में इन लोगों ने क्या किया है। जो मैं उसका शरीर देखा, हड्डियों का ढांचा, बस साबुत उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। उम्र ज्यादा नहीं लग रहा था, देखने में जवान लग रहा था, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि वह बूढ़ा दिखने लगा था। जैसे लग रहा था उसके शरीर में सारा खून किसी ने खींच लिया हो, बस हड्डी हड्डी बची हो। आखिर यहां पर चल क्या रहा था? क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है जो लड़के ने कहा था? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है कि हां, ऐसा हो सकता है जैसे लड़के के साथ में हुआ है। मैं इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। मैं यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन रास्ता कहां है? कहां से मुझे निकलना है? और तब मैं उस घर से बाहर निकलता हूं, तब देखता हूं कि वह तेज रोशनी मध्यम पड़ गई है, पहले जितनी तेज नहीं है। आसपास में कोई भी मनुष्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जिधर देखो उधर सूनापन है। मैं रास्ता तलाश करने लगता हूं, लेकिन एक लंबी सी बाउंड्री मुझे नजर आती है। उसमें कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता है। मैं उस बाउंड्री का न जाने कितनी चक्कर लगा लेता हूं। कहीं ना कहीं तो दरवाजा जरूर होगा, लेकिन ऐसा दरवाजा मुझे दिखा ही नहीं। और तब मैं और सहम गया था। मैं समझ गया कि मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका हूं जहां से निकलना मुमकिन नहीं है। जो ऐसी जगह पर फंस जाता है वह निकल नहीं पाता है। जिस तरह से मैं उस नौजवान लड़के को देखा था, शायद उसने मेरी जैसी कोई गलती की होगी, तभी तो इस जगह से वह निकल नहीं पाया और उसकी ऐसी हालत हो गई है।
मैं यह सब बातें सोच करके कांप जाता हूं, लेकिन हार नहीं मानता हूं। मैं बार बार उस बाउंड्री का चक्कर लगाते रहता हूं। तभी मुझे एक आवाज सुनाई पड़ती है। उस आवाज को मैं अच्छी तरह से पहचान चुका था। वह आवाज उस नौजवान लड़के की थी जो अंधेरे कमरे में मेरे साथ में था। वह आवाज लगा रहा था, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। मैं चारों तरफ देखने लगता हूं। आवाज तो उसकी सुनाई देती है, लेकिन वह लड़का नजर नहीं आता है। तब मैं पूछता हूं कि भाई तुम कहां पर हो, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तब वह लड़का कहता है कि मैं अंधेरे में ही रहता हूं, मुझे उजाला पसंद नहीं। उजाला मेरे शरीर पर जलन देने लगती है। मैं उस उजाले को सहन नहीं कर सकता। मैं काला कंबल ओढ़े हुए हूं, बिल्कुल तुम्हारे बगल में खड़ा हूं। क्या तुम अब मुझे देख पा रहे हो? तब मैं देखता हूं तो मुझे एक काली आकृति हिलती डुलती नजर आती है। मैं हैरानी से देखता हूं, क्या यह तुम हो? तुम उस अंधेरे कमरे से कैसे निकल आए? तब वह कहता है कि जब तुम उस कमरे से निकले थे, मैं भी मौका देख करके निकल चुका था, लेकिन इतना उजाला था कि मैं उजाले को सहन नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे एक अंधेरी जगह पर जाना पड़ा और मैं सोचने लगा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मैं तुम्हें इस जगह से जरूर बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। तब मैं कंबल ओढ़ करके तुम्हारे पास आ चुका हूं। ज्यादा टाइम तुम्हारे पास में नहीं है। वह लड़की वास्तव में खून पीने वाली दुष्ट आत्मा है, एक तरह की छलावा है। वह कई रूप धारण कर सकती है, वह कुछ भी कर सकती है, भौगोलिक स्थिति भी चेंज कर सकती है। वह बहुत ही शक्तिशाली है। अभी शायद वह भूखी हो और वह तुम्हारा खून जरूर पिएगी। मनुष्य का खून पी करके उसमें एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा आ जाती है, उसकी पावर और बढ़ जाती है। अब तुम्हारा नंबर है। मैं उस लड़के से कहता हूं, तुम्हारे साथ भी वही लड़की ने ही सब कुछ किया था? तब वह लड़का कहने लगा, हाँ, इसी लड़की ने मेरा यह हाल किया है और अब यह तुम्हारे साथ में करने वाली है। लेकिन मैं तुम्हारा मदद करने वाला हूं। मैं तो इसे सोच नहीं कि मैं अपने घर लौट सकूं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर इस छलावा नगरी से बाहर निकालूंगा ताकि तुम अपने परिवार में सही सलामत पहुंच सको। जो गलती मैंने किया था वह गलती तुम मत करना। जैसा मैं कहता हूं अब वैसा ही तुम करना और देखना तुम अपने घर पहुंच जाओगे। मैं बहुत आश्चर्य में था। क्या हुआ होगा इस लड़के के साथ में? मैं घबरा गया था। मैं उसकी शरीर की हालत देख चुका था। मुझे लग रहा था कि वह लड़का जो भी बात कह रहा है बिल्कुल सच होगा। लेकिन यह लड़का मुझे कैसे निकालेगा? इस बाउंड्री में तो कोई दीवार में कोई गेट ही नहीं है, दरवाजा नहीं है। शायद वह मेरे मन की बात समझ गया था और तब वह कहने लगा कि मेरे पीछे पीछे आओ। इस बाउंड्री में कोई गेट नहीं है, ऐसा ही दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आगे चलूंगा, अब मेरे पीछे तुम आना, बिल्कुल मेरे साथ में सटे रहना और देखना मैं तुम्हें सही सलामत इस जगह से निकाल दूंगा। अब देर मत करो और ज्यादा सोचो मत। तुम्हारे पास वक्त की कमी है। वह लड़की कभी भी तुम्हें लेने आ जाएगी अपनी भूख शांत करने के लिए, और एक बार तुम्हारे शरीर से एक बूंद भी रक्त पी जाती है तो तुम मेरी तरह दिखने लगोगे। तुम चाह करके भी अपने घर जाना नहीं चाहोगे, जैसा मेरे साथ में हुआ है। मैं बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था और मैं कहने लगा, क्या वास्तव में तुम मुझे इस जगह से निकाल दोगे? तब वह कहने लगा, बिल्कुल, देर मत करो। जैसा मैं कह रहा हूं और वैसा ही करो। मैं इस बाउंड्री के आर पार निकल सकता हूं। अगर मेरे पीछे रहोगे तो तुम भी मेरे साथ निकल पाओगे। और वह लड़का उस बाउंड्री के पास चला जाता है। अब मैं उसके पीछे पीछे। वास्तव में वह लड़का बाउंड्री के आर पार होने लगता है। मैं भी उसके पास सटा हुआ था। जैसा वह आगे कर रहा था, मैं भी उसके साथ बाहर निकलने लगा। वह दीवार मुझे रोक नहीं पाई। जैसे हम दीवार के दूसरी तरफ जाते हैं, जंगल दिखाई देने लगता है, और जब मैं पलट के देखता हूं तो वहां पर कोई भी दीवार नहीं थी। बड़ा ही अजूबा थी वह जगह। लड़का कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सही सलामत निकाल दूंगा, देख लिया ना। लेकिन हम खतरे से अभी दूर नहीं हैं। मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देता हूं। और फिर वह लड़का आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। आखिरकार हम उस स्थान तक पहुंच जाते थे, उस रोड तक पहुंच जाते थे जहां पर वह भैंसों वाली घटना हुई थी। वहां पर मेरी बाइक खड़ी दिखाई दे रही थी, और कमाल की बात थी कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। जो रास्ता बंद हो चुका था अब वह बंद नहीं था, दूर तक मुझे क्लियर नजर आ रहा था। वह लड़का कहने लगा कि जल्दी से अपनी बाइक पर बैठो, बाइक स्टार्ट करो और इस जगह से निकल जाओ। मैं कहने लगा कि तुम भी तो अब आजाद हो चुके हो, तो आओ मेरे साथ में तुम भी बैठो। हम दोनों साथ इस जगह से निकलते हैं। और तब उस लड़के की आंखों में आंसू देखता हूं। उसकी आंखों से आंसू टपक रहा था। वह कहने लगा कि ऐसा संभव नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता। तब मैं कहता हूं, क्यों नहीं, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा।
तुम्हारे घर तक मैं छोड़ूंगा, मैं तुमसे पक्का वादा करता हूं। तब वह कहने लगा कि नहीं दोस्त, मैं अब अपने घर जा ही नहीं सकता। मैं पूछने लगता हूं कि कारण क्या है, कुछ तो बताओ मेरे दोस्त। तब वह कहता है कि तुम देख नहीं पाओगे। मैं कहता हूं कि मैं सब देख लूंगा, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा और तुम पहले की तरह फिर से हो जाओगे, तुम्हारा परिवार तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन वह लड़का बार बार कहने लगा कि तुम निकल जाओ मेरे दोस्त, निकल जाओ, अभी तुम उसके इलाके में हो, वह छलावा है, वह कुछ भी कर सकती है। ये जो रास्ता तुम्हें खुला हुआ दिखाई दे रहा है, वह हो सकता है कि कुछ देर के बाद में बंद नजर आए और फिर मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं उस लड़के से कहने लगा कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम भी मेरे साथ में चलो। और तब वह मना करने लगा। वह मुझे बार बार आगे का रास्ता दिखा रहा था। निकल जाओ मेरे दोस्त, निकल जाओ, नहीं तो वह आ जाएगी, फिर तुम कभी जा नहीं पाओगे मेरी तरह। मैं भी जिद पर आ चुका था कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तब वह अपना कंबल हटा देता है और जैसे ही हटाता है मैं उसको देख नहीं पाता हूं। कहां, क्या हो? तब उसकी आवाज मुझे सुनाई पड़ती है और कहता है कि मैं यहीं पर हूं। मैं तुमसे कह रहा था ना कि तुम मुझे इस हालत में देख नहीं पाओगे। मैं अब जिंदा नहीं, मैं मर चुका हूं। मुझे मरे हुए ना जाने कितने साल हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी जिंदा हो। तुम तो अपने घर जा सकते हो, अपने परिवार में रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं। और उसके बाद वह दोस्त मेरा मुझे उस जगह से आगे की तरफ बढ़ने के लिए कहता है और मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके और उस सड़क से जो बंद थी, उस सड़क पर मेरे साथ में वह भैंसों वाली घटना घटी थी, वह सड़क खुली हुई थी और इस सड़क से मैं मेन रोड पर पहुंच जाता हूं जो मेरे गांव के बहुत करीब में था। लेकिन इतना मैं डरा हुआ था, इतना घबराया हुआ था। जब अपने घर पहुंचता हूं तब मुझे लगता है कि हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूं, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मैं उस रात अपने घर पर पहुंच पाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।